हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था 4 वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें जो पहला वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, दूसरा पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, थर्ड पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फोर्थ पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा स्पेस लैटिस, फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा यूनिट सेल, सिक्स्थ पॉइंट होगा क्रिस्टल सिस्टम्स, सेवेंथ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात रहेगी पैकिंग इन क्रिस्टल्स। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा वॉइड्स इन पैकिंग। नेक्स्ट पॉइंट होगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसके बाद थर्ड वीडियो में जो पहला पॉइंट होगा वो रहेगा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। उसके बाद मैं बताऊंगा पैकिंग इफ़िशियंसी, या इसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स। फिर हम लोग फोर्थ वीडियो देखेंगे और फोर्थ वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 3 तरीके की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहली होंगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और तीसरी होंगी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो।
पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों की विशेषताएं। कोई भी निश्चित ताप व दाब पर किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था दो परस्पर विरोधी कारकों पर निर्भर करती है। उसमें पहला होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो दूसरा कारक होता है वो है ऊष्मीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी। अंतर आणविक आकर्षण बलों का मतलब होता है पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल। आप सभी को कक्षा 11 में पदार्थ की अवस्था वाले चैप्टर में कई प्रकार के अंतर आणविक आकर्षण बलों के बारे में बताया गया था, जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, प्रक्षेपण बल, हाइड्रोजन बंध। तो ये तो अंतर आणविक आकर्षण बल हुए। और दूसरी होती है ऊष्मीय ऊर्जा, जो ताप पर निर्भर करती है और पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। अंतर आणविक आकर्षण बल अणुओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं को एक दूसरे से दूर करती है। यानी कि दोनों कारक एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। जब ताप कम होता है तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है, और यदि अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान अधिक होता है तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। अब हम ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। पहला, इनका आयतन व आकार निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके निर्माणकारी कणों की स्थिति निश्चित होती है। वे मध्यमान स्थिति के इधर उधर तो गति कर सकते हैं, किंतु अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। चौथा पॉइंट है, ये असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। तो ये तो विशेषताएं रहीं ठोसों की। मैंने बताया आयतन व आकार निश्चित होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, निर्माणकारी कणों की स्थिति निश्चित होती है, वे मध्यमान स्थिति के इधर उधर तो कंपन कर सकते हैं किंतु अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। और हमने लास्ट पॉइंट बताया कि ये असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। तो ये तो विशेषताएं रहीं ठोसों की।
अब हम लोग देखेंगे ठोसों के प्रकार को। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे कहलाते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं कि इनमें निर्माणकारी इकाइयाँ अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और लंबी परास में व्यवस्थित होते हैं। निर्माणकारी कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, दीर्घ परास में निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम ये मान लें कि ठोस का निर्माण दो प्रकार के कणों द्वारा हुआ है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में या क्रिस्टलीय ठोस में निर्माणकारी इकाइयाँ दीर्घ परास में निश्चित क्रम में होती हैं। और अगर निर्माणकारी इकाइयाँ निश्चित क्रम में ना हों तो उसे कहा जाता अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें जो निर्माणकारी कण होंगे वो लघु परास में तो निश्चित क्रम में हो सकते हैं, लेकिन दीर्घ परास में निश्चित क्रम में नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये रहा कि इनकी निर्माणकारी इकाइयाँ या निर्माणकारी कण अणु, परमाणु अथवा आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते और इनमें निर्माणकारी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। दूसरा पॉइंट है और वो ये है कि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट निश्चित एवं तीक्ष्ण नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जी अगर क्रिस्टलीय ठोस है और उसके हमने 10 टुकड़े लिए और उनका मेल्टिंग पॉइंट निकाला, तो 10 टुकड़ों के लिए मेल्टिंग पॉइंट का बिल्कुल फिक्स मान प्राप्त होगा। जैसे मान लिया कि 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा, तो 10 टुकड़ों के लिए 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। जैसे ही टेम्परेचर 98.6 पर पहुंचेगा वैसे ही वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। इसे कहा जाता तीक्ष्ण गलनांक। और अगर अक्रिस्टलीय ठोस है और इसके 10 टुकड़े लिए
तो हो सकता है पहले वाले टुकड़े का 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड आए, दूसरे टुकड़े का 98.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, तीसरे का 98.1 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, चौथे का 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, पांचवें का 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, अगले टुकड़े का 98.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इनमें एक रेंज होगी और वो 98.1 से 98.6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित एवं तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित एवं तीक्ष्ण नहीं होता, बल्कि एक रेंज मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसे विषमदैशिकता एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान होते हैं, इसे समदैशिकता या आइसोट्रॉपी कहते हैं। जैसे अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों के लिए अपवर्तनांक देखें तो इस दिशा में अगर प्रकाश की किरण गति करेगी, इसको पार करेगी, तो अपवर्तनांक का मान n1 प्राप्त होगा, और इधर से इधर आएगी तो n2 प्राप्त होगा। यानी कि अपवर्तनांक के दो मान होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि जब किरण इधर से इधर जाएगी तो दोनों प्रकार के कण दोनों तरफ हैं, और अगर इधर से इधर आएगी तो एक तरफ एक प्रकार के कण हैं और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के कण हैं। तो इस तरफ जब प्रकाश की किरण गति करेगी तो माध्यम इस तरफ गति करने वाली किरण के माध्यम से भिन्न होगा, जिससे भिन्न भिन्न दिशाओं में अपवर्तनांक भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोस द्वि अपवर्तनांक प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में किरण किसी भी दिशा से पार करती है ठोस को तो अपवर्तनांक का मान समान होगा, क्योंकि दोनों ओर जो कण हैं वो दोनों प्रकार के होंगे। तो मैंने बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान होते हैं। अगला पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा का मान विशिष्ट तथा निश्चित होता है। गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन का मान विशिष्ट तथा निश्चित होता है। और इनके लिए यह मान विशिष्ट तथा निश्चित नहीं होता। अगला पॉइंट है, ये वास्तविक ठोस हैं और ये
छद्म ठोस अथवा अतिशीतित द्रव है। तो ये तो रहा ठोसों के प्रकार के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब एक बात और समझने वाली है, और वो ये है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घ परास में द्रवित होते हैं, अतः उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जैसे प्लास्टिक, रबड़, इनको विभिन्न वांछित आकारों में ढाला जा सकता है क्योंकि ये दीर्घ परास में द्रवित होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण के अंतर्गत NaCl, KCl, K2SO4 आदि आएंगे, और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण होंगे प्लास्टिक, रबर, गिलास आदि। प्लास्टिक, रबर, कांच आदि। एक बात और नोट करने वाली है कि अगर क्वार्ट्ज को देखा जाए, या इसी को सिलिका भी कहते हैं, तो इसमें ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें SiO4 यूनिट्स होती हैं, SiO4 4- यूनिट्स होती हैं, और इस तरीके की यूनिट का प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु निकटवर्ती यूनिट के ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ साझा करता है और एक निश्चित क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए ये क्रिस्टलीय ठोस होगा। यदि क्वार्ट्ज को गर्म करके ठंडा किया जाए तो कांच प्राप्त होता है। कांच में SiO4 यूनिट्स तितिर बितिर ढंग में व्यवस्थित होती हैं, अतः कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो गिलास मिलता है, और ये अक्रिस्टलीय ठोस है। SiO4 यूनिट्स तितिर बितिर ढंग में व्यवस्थित हो जाती है। और इसमें जो क्वार्ट्ज या सिलिका है, इसमें SiO4 यूनिट्स निकटवर्ती यूनिट्स के साथ साझा करके नियमित ढंग में व्यवस्थित होती हैं। ये तो रहा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला प्रकार है वो कहलाता है मेटालिक क्रिस्टल्स। धात्विक क्रिस्टल। दूसरा प्रकार कहलाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, या इन्हीं को कहते हैं आणविक क्रिस्टल। ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहले होते हैं नॉन पोलर, दूसरे होते हैं पोलर, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीसरा जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोसों का वो कहलाता है कोवैलेंट क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। और जो चौथा प्रकार है वो कहलाता है आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। अब एक तरफ हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, निर्माणकारी कण। निर्माणकारी कण, अगर हम धात्विक क्रिस्टलों में बात करेंगे तो धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें कर्नल कहते हैं। मेटैलिक आयंस, या इन्हीं को कर्नल कहा जाता है। आणविक क्रिस्टलों की अगर बात करते हैं तो आणविक क्रिस्टलों का निर्माण अणुओं से होता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, तीनों तरीके के आणविक क्रिस्टलों में निर्माणकारी इकाइयां अणु ही होते हैं। अब बात आती है अगले प्रकार की, और वो है कोवेलेंट क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल में निर्माणकारी इकाइयां परमाणु होते हैं। और जो चौथा प्रकार है क्रिस्टलीय ठोसों का, आयनिक क्रिस्टल, उसमें निर्माणकारी इकाइयां आयन होते हैं, धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों से मिलकर के बना होता है। तो इसकी निर्माणकारी इकाइयां हो गई आयन्स। अब हम लोग दूसरा गुण देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी, और वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस। कणों के बीच, निर्माणकारी कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करते हैं
अब हम उन्हें देखेंगे। तो धात्विक क्रिस्टलों में धात्विक बंध होती है। धात्विक बंध का मतलब होता है कि धात्विक क्रिस्टलों में परमाणु धनावेशित आयन के रूप में होते हैं। अगर धात्विक क्रिस्टल है कोई तो उसमें सभी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के अलग हो जाते हैं और उन्हीं के बीच में धात्विक धनायन डूबे रहते हैं। धात्विक धनायनों और सभी परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करते हैं, इन्हें धात्विक बंध कहा जाता है। मेटैलिक बॉन्ड्स, कर्नल और इलेक्ट्रॉनों के बीच के बंध को मेटैलिक बॉन्ड कहा जाता है, धात्विक बंध। नॉन पोलर, अब हम आणविक क्रिस्टलों के निर्माणकारी कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बलों को देखेंगे। तो आणविक क्रिस्टल मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय अणु होगा इनमें। पोलर का मतलब अणु के अंदर ध्रुवणता होगी। अगर अणु के अंदर ध्रुवणता होगी तो उसमें धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग के केंद्र पृथक होंगे और वो इस तरीके से एक दूसरे को व्यवस्थित करते हैं कि एक अणु का धनावेशित भाग दूसरे अणु के ऋणावेशित भाग के निकट हो। इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करते हैं उन्हें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। इनमें अणुओं के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंधता होती है। जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऋणावेशित और हाइड्रोजन धनावेशित हो जाता है। इस तरह एक अणु का धनावेशित हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऋणावेशित परमाणु को वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल में जो आकर्षण बल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर या अध्रुवीय में। अध्रुवीय अणुओं के मध्य डिस्पर्सन फोर्सेस काम करते हैं। विसरण बल, दूसरे होते हैं ध्रुवीय अणु। इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस काम करते हैं या डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल कार्य करते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला प्रकार है सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल में आकर्षण बल सहसंयोजी बंध होते हैं। सहसंयोजी बंधों से परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस तरह इनमें सहसंयोजी क्रिस्टलों में आकर्षण बल सहसंयोजी बंध होता है। इस प्रकार सहसंयोजी क्रिस्टल में परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा उत्पन्न आकर्षण बलों द्वारा जुड़ा रहता है। अगला प्रकार है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस। हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है नेचर। इनकी प्रकृति कैसी होती है।
तो ये कठोर होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल कठोर होते हैं। आणविक क्रिस्टल में जो नॉन पोलर क्रिस्टल होंगे वो मुलायम होते हैं। पोलर क्रिस्टल भी मुलायम होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल कुछ मात्रा में हार्डनेस शो करते हैं, कुछ कठोर होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल मुलायम से कठोर कुछ भी हो सकते हैं। और आयनिक क्रिस्टल कठोर एवं भंगुर होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये तो इनकी प्रकृति के बारे में रहा। अब हम लोग अगला गुण देखेंगे और वो है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इन पदार्थों के जो गलनांक होंगे, धात्विक क्रिस्टल के गलनांक उच्च होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स या आणविक क्रिस्टलों के गलनांक कम होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों के गलनांक कम से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। और आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च होते हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं और वो है कंडक्टिविटी। चालकता। जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं वो सुचालक होते हैं। आणविक क्रिस्टल कुचालक होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल सामान्यतः कुचालक ही होते हैं। केवल ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजी क्रिस्टल है जो चालकता प्रदर्शित करता है। और आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अथवा घुलित अवस्था में सुचालक होते हैं। कंडक्टर इन molten और सॉल्यूशन स्टेट। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जो धात्विक क्रिस्टलों के एग्जाम्पल हैं Fe, Ag, Pv एटसेट्रा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल अगर देखेंगे, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलों के उदाहरण, तो उसमें आता है हाइड्रोजन, आयोडीन, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2। पोलर या ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलों के उदाहरण देखेंगे तो उसमें आते हैं HCl, SO2। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलों के उदाहरण देखेंगे तो उसमें H2O आता है ठोस अवस्था में, यानी कि बर्फ। आणविक क्रिस्टलों की बात करेंगे। अब हम कोवैलेंट क्रिस्टल सहसंयोजी क्रिस्टलों की बात करेंगे तो इनके उदाहरण हैं, सहसंयोजी क्रिस्टलों के उदाहरण हैं
ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, SiO2। आयनिक क्रिस्टलों के उदाहरण हैं NaCl, KCl, K2SO4 एटसेट्रा। तो मैंने इसमें ये बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: धात्विक, आणविक, सहसंयोजी और आयनिक। आणविक ठोस अध्रुवीय, ध्रुवीय तथा हाइड्रोजन बंधित होते हैं। गुणों में सबसे पहले हमने देखा निर्माणकारी इकाइयाँ। इनके निर्माणकारी कण धात्विक धनायन या कर्नल होते हैं। आणविक क्रिस्टलों के निर्माणकारी कण अणु होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों के निर्माणकारी कण परमाणु होते हैं और आयनिक क्रिस्टलों के निर्माणकारी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। अगला पॉइंट हमने बताया आकर्षण बल। तो धात्विक क्रिस्टलों में परमाणु आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक क्रिस्टल में अध्रुवीय अणु होते हैं, उनके बीच डिस्पर्सन फोर्सेस या विसरण बल कार्य करते हैं। ध्रुवीय क्रिस्टल के अणुओं के बीच में ध्रुवीय क्रिस्टलों के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बंधित क्रिस्टलों में हाइड्रोजन बंध आकर्षण बल का कार्य करते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों में सहसंयोजी बंध आकर्षण बल का कार्य करते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में आकर्षण बल वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रकृति। धात्विक क्रिस्टल कठोर होते हैं। आणविक क्रिस्टल लगभग मुलायम ही होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल मुलायम से कठोर कुछ भी हो सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल कठोर तथा भंगुर होते हैं। उसके बाद फिर हमने अगली विशेषता बताई मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। धात्विक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च होते हैं। आणविक क्रिस्टलों के गलनांक निम्न होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों के गलनांक निम्न से उच्च कुछ भी हो सकते हैं और आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च होते हैं। फिर मैंने कंडक्टिविटी बताई। कंडक्टिविटी में बताया कि धात्विक क्रिस्टल सुचालक होते हैं। आणविक क्रिस्टल कुचालक होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल सामान्यतः कुचालक होते हैं। केवल ग्रेफाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं किंतु गलित अथवा घुलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हमने उदाहरण बताए। उदाहरणों में सबसे पहले बताया धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण होंगे Fe, Ag, Pb, Cu, इस तरीके से धातुएं हो जाएंगे। आणविक क्रिस्टलों में जो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल हैं उसके उदाहरण H2, I2, Ar, CCl4, CO2। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलों के उदाहरण बताए HCl, SO2। हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलों के उदाहरण हो जाएंगे H2O, NH3। सहसंयोजी क्रिस्टलों के उदाहरण बताए ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका। आयनिक क्रिस्टलों के उदाहरण बताए NaCl, KCl, K2SO4। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस लैटिस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस लैटिस।
त्रिविम जालक। क्रिस्टल की निर्माणकारी इकाइयों को त्रिविमीय क्षेत्र में बिंदुवत प्रदर्शित करने पर प्राप्त संरचना को त्रिविमीय जालक या स्पेस लैटिस कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम दो वर्ग बनाएंगे जो एक दूसरे को काफी अंदर तक काटते हुए। मेरे साथ साथ आप लोग रबर बनाने की कोशिश करें। इसको इधर मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे। इस वर्ग और इस वर्ग के मध्य बिंदुओं को इनके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिला देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो हमने क्रिस्टल लिया था वो दो भागों में बट गया। अब हम क्या करेंगे, इधर और इधर के मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला देंगे। नीचे भी मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला देंगे। इसको इससे मिला देंगे, मध्य वाले को मध्य के मध्य बिंदु से मिला देंगे और इस किनारे वाली भुजा के मध्य बिंदु को नीचे मिला देंगे मध्य बिंदु से। इस तरीके से जो हमने क्रिस्टल लिया था वो अब चार भागों में बट गया। अब हम सबसे अंदर वाले वर्ग की इस भुजा के मध्य बिंदु को सामने मध्य बिंदु पर मिला देंगे, बीच वाले को बीच वाले के मध्य बिंदु से मिला देंगे और सबसे किनारे वाले को किनारे वाले के मध्य बिंदु से मिला देंगे। फिर इनके मध्य बिंदुओं को परस्पर मिला देंगे। इस तरीके से अब हमारा जो क्रिस्टल था वो 8 हिस्सों में बट गया। यहाँ पर x अक्ष को प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर y अक्ष को प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर z अक्ष को प्रदर्शित करेंगे। निर्माणकारी इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए एकांतर क्रम में ठोस गोला बना देंगे। एकांतर का मतलब एक छोड़ करके, इसके बाद हमने ये छोड़ दिया, यहाँ बना दिया, इसको छोड़ दिया यहाँ पर, और जो जगह छोड़ी है वहाँ पर खाली गोला बना देंगे। या किसी दूसरे रंग से गोला भर देंगे। फिर यहाँ पर एक छोड़ करके एकांतर क्रम में यहाँ आ जाएगा, ये एक छोड़ करके एकांतर क्रम में यहाँ पर, फिर एकांतर क्रम में यहाँ पर और यहाँ पर गोले होंगे। जो बचे हुए गोले हैं, जो बचे हुए स्थान हैं, वहाँ पर खाली गोला बना देंगे। फिर बीच में आते हैं तो यहाँ से यहाँ पर रिक्त गोला होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे, एक स्थान छोड़कर यहाँ पर रिक्त गोला हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक स्थान छोड़कर रिक्त गोला यहाँ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो एक स्थान छोड़कर रिक्त गोला यहाँ पर हो जाएगा। और इस स्थान को छोड़कर बीच में भी एक रिक्त गोला होगा। अब जो शेष जगह बची वहाँ पर एक भरा हुआ गोला बना देंगे।
अब एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि जितने भी प्रकार की स्पेस लैटिस होती हैं उन्हें 32 प्रकार के पॉइंट ग्रुप्स में बिंदु समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। इन 32 प्रकार के पॉइंट ग्रुप्स को ब्रेवियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 14 ब्रेवियस लैटिस में व्यवस्थित किया। 14 ब्रेवियस लैटिस से 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होते हैं, जिनको हम अभी आगे आपको बताएंगे। तो ये तो रहा स्पेस लैटिस के बारे में। मैंने बताया कि क्रिस्टल की निर्माणकारी इकाइयों को त्रिविमीय क्षेत्र में बिंदुवत प्रदर्शित करने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे स्पेस लैटिस कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है यूनिट सेल। एकक कोशिका या यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है क्रिस्टल की निर्माण की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें उस क्रिस्टल के समस्त गुण होते हैं तथा उसकी त्रिविमीय क्षेत्र में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल की व्याख्या के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो यूनिट सेल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ए, बी, सी अक्षों पर अंतः खंडों की विमाएं और दूसरा फलकों के बीच के कोण अल्फा, बीटा, गामा। फलकों के बीच के कोण अल्फा, बीटा, गामा ये कोण हो जाएंगे। अगर हम यूनिट सेल को प्रदर्शित करें तो ये जो अंदर वाली यूनिट है ये कहलाएगी यूनिट सेल। जो सबसे अंदर वाला पीस होगा वो हो जाएगा यूनिट सेल। मैंने बताया यूनिट सेल का मतलब होता है कि क्रिस्टल के निर्माण की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति त्रिविमीय क्षेत्र में यदि की जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है और इसमें क्रिस्टल के समस्त गुण होती है। 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें क्रिस्टल की यूनिट सेल की व्याख्या के लिए। एक तो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड और दूसरा फलकों के बीच के कोण। अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एकक कोशिकाओं के प्रकार। तो 4 प्रकार की होती हैं। पहली कहलाती है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी कहलाती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरी कहलाती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथी होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सबसे पहला प्रकार होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका मतलब होता है कि जो निर्माणकारी इकाइयाँ होंगी वो केवल घन के कोनों पर होती हैं।
केवल घन के कोनों पर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो घन के कोनों पर इकाई होगी वो 8 यूनिट सेल में भाग लेगी। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के अगर कोने को देखें, वहाँ पर एक बड़ा सा गोला ले लें तो वो 8 कमरों में शामिल होगा। एक तो जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में शामिल होगा और उसके अगल बगल जो 4 कमरे होंगे उनमें शामिल होगा और उसकी छत पर जो 4 कमरे बनेंगे उसमें शामिल होगा। तो इस तरीके से जो कोने पर गोला होता है वो 8 यूनिट सेल में भाग लेता है। अगर हम एक यूनिट सेल में निर्माणकारी कणों की संख्या देखें तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ constituting particles in unit cell, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 1/8 इंटू 8, क्योंकि इसमें 8 कोने होंगे और 8 कोनों पर जो निर्माणकारी कण होंगे वो 8 इकाइयों में शामिल होंगे। तो एक इकाई में जो उसका हिस्सा आएगा वो 1/8 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे एट कॉर्नर्स, तो इसमें Z का मान 1 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार की यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में एक कण उपस्थित होगा। दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, सभी कोनों पर निर्माणकारी कण होंगे और इसके बीच में एक कण होगा, ठीक बीचों बीच केंद्र पर एक कण होगा। तो अगर इसके लिए हम फिगर बनाएं तो इस तरीके से बन जाएगा। और बीचों बीच एक यूनिट होगी, कोनों पर हो गई और उसके केंद्र पर एक यूनिट होगी। अगर हम Z का मान निकालेंगे, Z का मतलब हुआ यूनिट सेल में कणों की संख्या, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8 एट कॉर्नर्स प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 मीन टू से 2 यूनिट्स आ जाएंगी। इस प्रकार की यूनिट सेल में निर्माणकारी कणों की संख्या प्रति इकाई 2 होती है। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि निर्माणकारी कण सभी कोनों पर तो होंगे ही होंगे। सभी प्रकार की यूनिट सेल में निर्माणकारी कण कोनों पर तो होते ही हैं। और फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जो फलकें होती हैं उनके केंद्र पर निर्माणकारी कण होता है। तो एक निर्माणकारी कण यहाँ हो गया, एक इस फलक के केंद्र पर हो गया, एक इस फलक के केंद्र पर हो गया, एक इस फलक के केंद्र पर हो गया और एक इस फलक के केंद्र पर ये हो गया। इसी तरीके से एक इस फलक के केंद्र पर ये हो गया। आप जिस कमरे में बैठे हैं अगर उसकी फलकें देखें तो 4 तो दीवारें हो जाएंगी और एक छत और नीचे फर्श। इस तरीके से 6 फलकें होती हैं
और उन फलकों के केंद्र पर निर्माणकारी कण उपस्थित होता है। जो कोनों पर कण होते मैंने बताया वो 8 यूनिट्स में भाग लेते हैं, और जो फलक के केंद्र पर होगा वो केवल 2 ही यूनिट्स में भाग लेगा। तो इसमें अगर प्रति इकाई कणों की संख्या देखी जाए तो 1/8 × 8 एट कॉर्नर्स प्लस 1/2 × 6 एट फेस सेंटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 और 4। इसका मतलब हुआ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में निर्माणकारी इकाइयों की संख्या 4 होगी। अब हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे आते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि निर्माणकारी कण सभी कोनों पर होते हैं और किन्हीं भी 2 आमने सामने स्थित फलकों पर होते हैं। ये तो कोनों पर हो गए और किन्हीं भी 2 आमने सामने स्थित फलकों पर होंगे। तो इसमें प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या देखी जाए तो 1/8 × 8 एट कॉर्नर्स कोनों पर प्लस 1/2 × 2 एट फेस सेंटर। तो ये तो रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 2। इस तरीके से इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कणों की संख्या 2 होगी। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स बिलोंगिंग टू द यूनिट सेल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल तंत्र। मैंने बताया था कि जितनी भी प्रकार की क्रिस्टल लैटिस होती हैं, मैंने बताया था कि सभी प्रकार की क्रिस्टल लैटिस को 32 पॉइंट ग्रुप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। 32 पॉइंट ग्रुप्स को ब्रेवियस ने 14 प्रकार की ब्रेवियस लैटिस में वर्गीकृत किया। 14 प्रकार की ब्रेवियस लैटिस से 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम ए, बी, सी और अल्फ़ा, बीटा, गामा के बीच का क्या रिलेशन होगा वो देखेंगे। ABC यूनिट सेल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है। अल्फ़ा, बीटा, गामा फलकों के बीच के कोण है। इनमें क्या संबंध होगा वो देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा। इसके बाद यूनिट सेल का फिगर देखेंगे और उसमें केवल हम सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल को बना रहे हैं। और उसके बाद इसमें कौन कौन सी ब्रेवियस लैटिस होती हैं उनको देखेंगे। पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है रोम्बोहेड्रल और इसी को कहते हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम।
इसमें यूनिट सेल की डायमेंशंस आपस में इक्वल होती हैं। फलकों के बीच के कोण भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन 90 अंश के नहीं होते। इस तरीके के जो एग्जाम्पल है CaCO3, HGS, NaNO3। इसका फिगर ट्रेस करने के लिए हम दो समचतुर्भुज ठीक बीचों बीच तक काटते हुए बनाएंगे और इस तरीके से इनको आपस में मिला देंगे। जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट होती है उसमें सभी कोनों पर निर्माणकारी कण उपस्थित होते हैं। इसमें केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल ही होती है। तो ब्रेवियस लैटिस का प्रकार हो गया सिंपल या प्रिमिटिव। दूसरे प्रकार का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसे कहा जाता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके लिए A = B = C होता है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होते हैं और 90 अंश के होते हैं। इस तरीके का उदाहरण NaCl, KCl, ZnS, Pb, Cu, Ag, Hg है। इसकी यूनिट सेल को बनाने के लिए हम दो वर्ग बनाएंगे और वो दोनों वर्ग एक दूसरे को लगभग 20 तक काटते हुए हैं। उससे जो फिगर बनेगा उसमें ये आपस में इक्वल होंगी। इस तरीके का क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव यूनिट सेल में होता है। बॉडी सेंटर्ड में भी होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि निर्माणकारी कण केवल कोनों पर होंगे। बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है निर्माणकारी कण कोनों पर भी होंगे और ठीक बीचों बीच एक कण उपस्थित होगा। फेस सेंटर्ड होंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है निर्माणकारी कण कोनों पर होंगे और सभी फलकों के बीच में होंगे। तीसरे प्रकार का जो क्रिस्टल सिस्टम है उसे कहते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इस तरह के क्रिस्टलों में A = B बट डज नॉट इक्वल टू C। A और B आपस में बराबर होंगे लेकिन C बराबर नहीं होगा। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे, 90 अंश के होंगे। इस तरीके का अगर उदाहरण देखें तो टिन वाइट, SnO2, TiO2। अब इसके फिगर की बात करेंगे तो इसमें दो वर्ग बनाएंगे और वो दोनों वर्ग एक दूसरे को काफ़ी अंदर तक काटते हुए बनाएंगे। अब इसमें ये और ये इक्वल है लेकिन ये डिफरेंट है। ये और ये साइड इक्वल होगी और ये डिफरेंट होगी। इस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है
और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। अगला टाइप ऑफ क्रिस्टल है ऑर्थो रोम्बिक और रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे और 90 अंश के होंगे। इस तरीके का उदाहरण सल्फर रोम्बिक K2SO4 BaSO4 और KNO3 है। इसको बनाने के लिए हम दो आयत बनाएंगे और वो दोनों आयत अंदर तक काटते हुए हों, जिससे कि A, B और C डिफरेंट हो जाएं। इस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम में चारों प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, यानी कि प्रिमिटिव भी होगी, बॉडी सेंटर्ड भी होगी, फेस सेंटर्ड भी होगी और इंड सेंटर्ड भी। अब हम अगले टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पर आते हैं और वो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A B C आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फ़ा बीटा जो कोण होंगे फलकों के बीच के वो बराबर होंगे और 90 अंश के होंगे, लेकिन गामा भिन्न होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सल्फर मोनोक्लिनिक Na2SO4 0.10H2O, Na2B4O7 0.10H2O। इसकी यूनिट सेल को बनाने के लिए हम खड़ा आयत बनाएंगे और उसको काफ़ी अंदर तक काटता हुआ बनाएंगे। ये तो इसकी प्रिमिटिव सेल का फिगर हो गया। इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड ब्रेवियस लैटिस होती हैं। अगला क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें A B C बराबर नहीं होती, अल्फ़ा बीटा गामा भी बराबर नहीं होते। इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम के उदाहरण हैं CuSO4 0.5H2O, K2Cr2O7, H3BO3। इसकी यूनिट सेल को बनाने के लिए दो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और वो एक दूसरे को काफ़ी अंदर तक काटते हुए हैं। दो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और वो एक दूसरे को काफ़ी अंदर तक काटते हुए होंगे। इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में केवल प्रिमिटिव ब्रेवियस लैटिस होती है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उसको कहते हैं हेक्सागोनल
क्रिस्टल सिस्टम। इसके लिए दो साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भिन्न होती है। दो अंतरफलकी कोणों के मान 90 अंश होते हैं और तीसरे का मान 120 अंश होता है। इस तरीके का उदाहरण ग्रेफाइट, CDS, ZnO2 और बर्फ के क्रिस्टल। इसका फिगर बनाने के लिए इस तरीके से दो लाइन खींचेंगे जो एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन एक दूसरे के ठीक ऊपर नहीं होंगी। अब इनके बीच में एक पॉइंट बना देंगे, इधर इधर मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। फिर नीचे भी इसी तरह षट्भुज बना देंगे। तो इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में केवल प्रिमिटिव ब्रेवियस लैटिस होती है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस को देखें तो मैंने सबसे पहले बताया था रोम्बोहेड्रल, उसमें हमने केवल प्रिमिटिव बताई थी। दूसरा बताया था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इसमें हमने 3 बताई थी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। उसके बाद हमने बताया था टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम को, इसमें हमने प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बताया था। इसके बाद फिर हमने ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को बताया, इसमें हमने चारों बताई थी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। इसके बाद फिर हमने बताया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड। और उसके बाद फिर हमने बताया ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में केवल प्रिमिटिव और हेक्सागोनल में भी केवल प्रिमिटिव होती है। अब अगर नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस देखें तो 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8 + 2 10 और +4 14। इस तरीके से 14 ब्रेवियस लैटिस होती है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को कई बार देखें और जो फिगर्स हैं उनको बार बार ट्रेस करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैकिंग ऑफ क्रिस्टल की बात करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।